करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर में मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है जनरल ट्रेंड हमें देखना है। और जनरल ट्रेंड एटॉमिक साइज का है। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक साइज मतलब कुछ जनरल ट्रेंड्स मैंने लिए हुए हैं जो ग्रुप 3 से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये आपको याद रखना है ग्रुप सबसे पहले पी ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन कौन से, सॉरी हम ये देख लेते हैं जरा। तो मैं आप लोगों को एक मर्तबा पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तादाद और इनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जी। तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ग्रुप्स हैं, पहले देख लेते हैं। ग्रुप 3A है, ठीक है। और ग्रुप 4A है, 5A, 6A, 7A और 8A। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अच्छा, अब हर ग्रुप का जो एलिमेंट्स है कौन कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और हीलियम। यहाँ थोड़ी सी जगह मैं और बना लेता हूँ ताकि हीलियम को ऊपर लिख सकूं। 8A में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। अच्छा, अब मैं इनके एटॉमिक नंबर्स भी आप लोगों को बताता चलता हूं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। सही। अच्छा, बाकी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो बाकियों का एटॉमिक नंबर कैसे पता करूंगा मैं? इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक है। देखो, ये कौन सा पीरियड है? ये है सेकंड पीरियड, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है। अगर आपको सेकंड पीरियड के फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर्स पता है, ठीक है, जैसे यहां पर, तो अब आपको सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाना है, तो यू नीड टू एड 8 इन दैट। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 8 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास बेटा इसका मतलब इनके एटॉमिक नंबर्स आ जाएंगे, तो अब आपको इससे आगे जाना है, तो दोबारा से आप 8 प्लस कीजिए। ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसमें 8 नहीं, इसमें 18 प्लस होगा। अब इसमें आप 18 प्लस कीजिए।
4 से 5th में आना है, इसमें भी आप 18 प्लस कीजिए। इससे इसमें जाना है, इसमें आप 32 प्लस कर लीजिए। बस इतना याद रखिए पीरियड वाइज। सही है। अब हम बाकी एटॉमिक नंबर्स निकालते हैं, ठीक है। 5 + 8 क्या होगा, जल्दी बताते जाओ। 13। 13, ठीक है। 6 + 8 14। 14, 15, 15। 16, 16। 17 एंड 17। 18, ठीक है। जी। अब आपको इससे नीचे आना है तो 18 प्लस करना होगा, सही। 13 + 18 31। 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब आपको इससे नीचे आना है तो आपको दोबारा अब जो है वो इसमें आपको 18 दोबारा प्लस करना है। तो 31 में 18 प्लस करोगे 49, 50, 51, 52, 53, 54। अब आपको इससे नीचे आना है तो अब आपको 32 प्लस करना है। तो 49 + 32, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है भाई। अब मेरे ख्याल से जो ट्रिक अभी आपको सिखा दी गई, इस ट्रिक के बाद आप पूरे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है। जी। तो ये एक तरीका है बेटा, जिसकी मदद से आप पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में पता करते हो। अच्छा, अब इनमें से कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, तो इसको हम जरा देख लेते हैं। ओके, ये आपके पास बेटा नॉन मेटल है, बोरॉन। बाकी सारे मेटल्स हैं। इसमें कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, और जर्मेनियम आपके पास मेटलॉइड है। बाकी टिन लेड जो है वो आपके पास मेटल्स है अगेन। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स, बिस्मुथ आपके पास मेटल है। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड, पोलोनियम मेटल। फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक नॉन मेटल, एस्टेटीन मेटलॉइड। अच्छा, ये तो सब के सब आपके पास नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, इसमें से बिस्मुथ से लेकर रेडॉन तक ये जितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। तो ये हमारे पास पूरा इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं बेटा। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर। ओके, चलिए। अब इस ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं आगे। तो
आप लोग ऑलरेडी इन चीजों को बड़ा अच्छे से समझते हो, बस सरसरी से एक डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। एटॉमिक साइज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरे पीरियोडिक टेबल का एक ही हाल है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। रीजन आपको पता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ वन शेल। सही है, इस पे इतनी बहस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम समझे हुए हैं इस चीज को। आयनिक साइज, आयोनिक साइज से मुराद ये कि इनके आयन जो मतलब बनते हैं, मतलब अगर इफ दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड तो उनका आयोनिक साइज क्या होगा। तो आयोनिक साइज हर ग्रुप के हिसाब से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। क्यों, अब इसकी वजह आपको यही मिल जाएगी, देख लो। 3 4 जो है वो कैटाइंस बनाते हैं, 5 6 और 7 जो है वो एनाइंस बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि कैटाइंस जो है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है, और एनाइंस जो है वो लार्जर इन साइज होते हैं। अच्छा, किसके मुकाबले में, सवाल ये है, स्मॉलर किससे और लार्जर किससे? अपने जेन्युइन एटम से, मतलब इनका जो न्यूट्रल एटम है उसके मुकाबले में ये स्मॉलर साइज के होते हैं और ये लार्जर साइज के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कैटाइन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो शेल्स कम होते हैं ना, जब शेल कम होंगे तो ऑटोमेटिकली एटम का साइज छोटा हो जाएगा। और एनाइन लार्जर इसलिए होते हैं बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो शेल उतने ही रहते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो एक नेगेटिव रिपल्जन क्रिएट करता है विद इन द शेल, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा और अपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। जब वो अपार्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर तो नहीं निकलता ना, बस एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो आपका शेल होता है ना वो जिसे हम कह सकते हैं कि इनलार्ज हो जाता है थोड़ा सा, मतलब अपनी मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर लेता है, बहुत स्लाइटली सा, बट चेंज कर लेता है, ठीक है। इसमें कोई सवाल? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें अगर, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है बेटा डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो वो डिक्रीज होता है, ये भी पूरे पीरियोडिक टेबल का यही हाल है, सही है। लेकिन ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जो है वो थोड़ा सा इरेगुलरिटी शो करते हैं अपने बिहेवियर में, ठीक है। अब ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की जो ये इरेगुलरिटी आती है, इसके पीछे वजूहात क्या है? तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं आप लोगों को अभी नहीं समझाऊंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट जब मैं, क्योंकि हर हमें ग्रुप को पढ़ते हुए जाना है तो 3 और 4A पढ़ना है हमें फिलहाल, तो मैं 4A ग्रुप के बिल्कुल लास्ट में जाके आपको ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का टॉपिक समझाऊंगा। बिल्कुल अलग है ये थोड़ा सा ना, तो हम पहले जो लेंथी चीजें जरा उनको कंप्लीट करें, तो ये मुझे याद दिलाएगा, मैं भूलू नहीं। अच्छा, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये भी हमें ट्रेंड पता है। लेकिन इसके अंदर 3A और 4A अगेन इरेगुलरिटी शो करते हैं। अब ये जो इरेगुलरिटी आती है बेटा, ये इरेगुलरिटी क्यों आती है? अगेन इसका सेम रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आईपी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जो 3A और 4A में या 5th A में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी हमें देखने में नजर आती है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो वो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्यों ऐसा, मतलब ये सारा अमल क्यों हो रहा होता है? तो इसकी वजह होती है बेटा इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, ठीक है। ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल। ये इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन की वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होती चली जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या चीज होती है? जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके टोटल एटम में 3 शेल हैं, तो आखिरी जो शेल है वो तीसरा है, और तीसरे शेल में फॉर एग्जाम्पल उसमें, मतलब उस पूरे पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसके ग्रुप में जैसे नीचे आ रहे हो तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तीसरे शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है बेटा वो कितनी होती है? 18 होती है। तो आप 2 को 18 से डिवाइड करोगे। मैं बल्कि मिसाल के तौर पे फैमिली नंबर 3 ले लेता हूँ ना, ग्रुप 3 ले लेता हूँ, बोरॉन
एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और एल्यूमिनियम का 13, सही। अब बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन बोरॉन का जो आखिरी शेल है वो दूसरा शेल है। तो दूसरा शेल जो है यानी के शेल, एल शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 8। अब जैसे एल्यूमिनियम पे आए, तो एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में भी 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें 3 शेल्स होते हैं, के, एल और एम। अब एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18। तो जो आप इस 3 को 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका मजीद छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, फिर आगे चलेंगे। सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत, जो एनर्जी चाहिए होती है जी ना। जी जी, एनर्जी, वो रिक्वायर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। ठीक है सर। आगे चलूं? आगे चलूं बेटा? जी जी सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ग्रुप 3 पर। तो ग्रुप 3 के हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जिसमें से आ, ये सब के सब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम मेटल्स हैं, और बोरॉन हमारे पास नॉन नॉन मेटल है। और ये बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों? कोई मुझे वजह बताएगा? व्हाई दे आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्या हुआ बेटा, सब खामोश हो गए? खैर, चलो मैं बताता हूं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की शेप और शक्ल की बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है। और ग्रुप 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इस जगह होता है। हमारी बात ये हुई है कि जितना ज्यादा आप लेफ्ट साइड पर रहोगे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपके पास उतनी ही ज्यादा होगी। अब बोरॉन जो बोरॉन फैमिली जो है यानी ग्रुप 3 है, वो तकरीबन आपके पास यहाँ पर, मतलब जैसे कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक रीजन के बिल्कुल कॉर्नर पर होता है। दैट इज व्हाई इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज वेरी लो अमंग ऑल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ऑल मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, सॉरी। क्योंकि इस तरफ सारे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए, इस तरफ एस ब्लॉक एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी भी अच्छी खासी होती है, तो ये तो बिल्कुल आखिरी आखिरी पर होते हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है? अच्छा, बोरॉन के का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? और उसकी वजह होती है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर। ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू कभी कभार देखा गया है कि इस तरीके से आ जाता है कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब वजह क्या है? वजह है भाई कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, हर ग्रुप में ना ऐसे कोई एक आध इरेगुलरिटी है मौजूद ना, जहाँ पे एबनॉर्मल है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी एबनॉर्मल है। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी है ना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बन जाता है कि इस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो वजह क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वजह क्या है। या कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये दो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में हैं, और डाउन द ग्रुप उसूली तौर पे ये होना चाहिए लेकिन उसका ज्यादा होता है इसका कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह के जो रीजंस होते हैं ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का जो इसके अंदर पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है भाई? देखो, बोरॉन जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, सिंपल सी बात है।
ठीक है। हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है ना, समझ लो वो एबनॉर्मेलिटी शो करता है। कुछ बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ कम शो करते हैं, सिंपल इतना है। तो एबनॉर्मेलिटी बोरॉन शो करता है, एंड इट इज अ नॉन मेटल। सो नॉन मेटल प्रीफर कोवलेंट बॉन्ड ओवर आयोनिक बॉन्ड, तो दैट इज वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, और इरेगुलरिटी तो शो कर ही रहा ही है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें कि ये एलिमेंट्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहते हैं, तो यहां पर देख लीजिए मैंने लिख दिया है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहते हैं। बोरॉन सिर्फ +3 में रहता है, एल्यूमिनियम +1 +3 दोनों में रहता है, गैलियम +1 +3 दोनों में रहता है, इंडियम भी दोनों में और थैलियम भी दोनों में। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जरा गौर करना, मैंने एक काम क्या किया है। देखो मैंने हर अभी एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम में +1 +3 लिखा, लेकिन लास्ट के थैलियम में मैंने +3 +1 लिखा है। तो क्या सीक्वेंस में चेंज हो गया, या कुछ भी लिख लें सर चलेगा, या मैंने किसी वजह से लिखा है? तो जवाब है बेटा कि ये मैंने एक वजह से लिखा है। वजह क्या है? वजह ये है कि देखो एल्यूमिनियम की दो स्टेट्स हैं, +1 एंड +3, वी नो, बट इन दोनों में से कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है? तो +3 ज्यादा स्टेबल है। यानी अगर आप एल्यूमिनियम के आगे चॉइस रखें कि एल्यूमिनियम भैया आप या तो +1 में रह लें या +3 में रह लें, तो एल्यूमिनियम जो है वो आपके पास +3 में रहना पसंद करेगा बजाय +1 में रहने के। सेम फॉर गैलियम, सेम फॉर इंडियम। लेकिन थैलियम में ऐसा नहीं होता। थैलियम के पास अगर आपने चॉइस रखी कि भैया आपकी मर्जी आप +3 में रहें या +1 में, तो थैलियम विल प्रेफर +1। व्हाई दिस हैपन सर? बेटा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो हर ग्रुप का आखिर के एक आध एलिमेंट है ना, वो जो भी इरेगुलरिटी शो कर रहे हैं उसकी वजह इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस याद रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको थोड़े टाइम में हम समझा देंगे, लेकिन इसको मैं चाह रहा हूं कि फैमिली की जो मेजर टॉपिक से पहले हम उसको कवर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। आई डोंट नो कि इससे आपको रिलेटेड एमसीक्यू बनेगा भी या नहीं। ये जस्ट मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज देने के लिए समझाऊंगा। तो हम पहले ये चीज कवर कर लेते हैं, इसलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो बोरॉन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड व्हाइल अदर फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड, ये बात हमारी ऊपर भी हो चुकी है। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो इस ग्रुप का जो एलिमेंट है वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में। अक्सर बच्चे मुझसे बीच में भी सवाल कर रहे थे अबंडेंस के ऊपर, परेशान थे। तो बेटा देखो, अबंडेंस अर्थ की क्रस्ट में होने का मतलब ये कि जमीन की जो क्रस्ट है मौजूद, उसमें कौन सा एलिमेंट कितनी मिकदार में। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम है। मुझे ये तीन याद है तो मैंने तीनों लिख दिए। आपको कम से कम ये तीन तो याद करने हैं। यूनिवर्स में अगर पूरा पूछा जाए कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी हाइड्रोजन। अर्थ की क्रस्ट में पूछा जाए तो ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। हमारा यूनिवर्स तकरीबन 99% हाइड्रोजन से बना हुआ है, 1% इसके अंदर बाकी तमाम एलिमेंट्स और बाकी चीजें हैं। ठीक है, कोई सवाल इस पूरी बात में, पूरी कहानी में, या कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। एक मिनट बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब वही जो हम बात कर रहे थे बेटा कि बोरॉन के एबनॉर्मल बिहेवियर्स। तो बोरॉन के एबनॉर्मल बिहेवियर्स में देख लीजिए, अब आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहली बात तो ये ओनली नॉन मेटल है ग्रुप 3 के अंदर, और उसके अलावा जिसकी मतलब ये वाहिद ऐसा नॉन मेटल है जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज पर असर पड़ता है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 शो करेगा, ऑब्वियसली ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो या तो +3 शो करेगा या -3। +3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे शो करेगा, और -3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे शो करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना?
अच्छा, बोरॉन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं बेटा? जैसे वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड टाइप कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि ये लिथियम हाइड्राइड फॉर्म हुआ और बोरॉन हाइड्राइड बना हुआ है। ठीक है, अब ये लिथियम हाइड्राइड और बोरॉन हाइड्राइड ये दोनों आपस में मिलकर LiBH4 बना लेते हैं। इसको कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। यानी कि ये अ, अगर बोरॉन ने कोई कंपाउंड बनाया हुआ है तो उसके पास फिर भी सलाहियत होती है कि वो मजीद अपने अंदर एडिशन कर किसी चीज का करके और मजीद कंपाउंड फॉर्म कर सके। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा इसका जो कैटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता। इसी वजह से ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करना प्रेफर नहीं करता। मतलब इसका आपको BSO4 नहीं मिलेगा, आपको BNO3 नहीं मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो कैटाइन है वो स्टेबल नहीं है। बनता है कैटाइन, ये रहा कैटाइन, लेकिन स्टेबल नहीं होता। ठीक है ना? इसी वजह से इसके सल्फेट और नाइट्रेट्स फॉर्म नहीं होते। सही है। बोरॉन ज्यादातर जो है वो आपके पास प्रीफर करता है ऑर्गेनिक उसमें, मतलब उसमें रहने में, क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में रहने में। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे चलें मजीद। अच्छा जी, अब बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं बेटा, और उन कंपाउंड्स को अ, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता हूं। तो बोरेक्स सबसे पहला कंपाउंड बोरॉन का, जो हमारे कोर्स में भी है। इसका एक नाम टिंकल और दूसरा नाम बोरॉन का सुहागा। टिंकल और सुहागा ये दोनों नाम इसके याद रखिएगा। किसका है? Na2B4O7.10H2O। इसे कहते हैं बोरेक्स। सही है। अच्छा, बोरेक्स को हम बना किस किस तरह सकते हैं? तो तीन सब्सटेंसेस हैं जिनसे बोरेक्स बनता है। एक है हमारे पास बोरिक एसिड, एक है हमारे पास कॉलिमनाइट, और एक है हमारे पास NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट। सही है। ये तीन चीजें हैं जिसको हम इसमें बोरेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, अमूमी तौर पर ना आपके पास पेपर में जो आपका इसका MD कैट का पेपर है या ई कैट का पेपर है बेटा, इसके अंदर ना आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इक्वेशंस लिख के दीजिए हमें। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशंस लिखने आपको कौन बोलेगा? ना ही आपसे ये बोलेंगे कि आप इक्वेशंस को बैलेंस करके दीजिए। ठीक है, या आपसे इस तरह के एक जनरल मतलब जनरल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपसे पूछूंगा कि बोरेक्स बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अब मैं चार ऑप्शन दूंगा, चार में से इनमें से कोई एक होगा, तीन कुछ और होंगे, तो आपको वो करेक्ट करना होगा। तो मैंने इसलिए बिल्कुल उसी पैटर्न में लिखा है, पूरी पूरी इक्वेशन नहीं लिखी है। तो बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बोरिक कॉल्यूमिनाइट एंड सोडियम मेटाबोरेट। अच्छा, अब इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें बोरेक्स की, तो बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। बोरेक्स अल्कलाइन होता है इन नेचर बेटा। अल्कलाइन इन नेचर का मतलब ये है कि ये बेसिक बिहेवियर आपके पास शो करता है। ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी वाटर में बात करें तो हॉट वाटर में सॉल्युबल है, कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होगा ना के बराबर, ऐसी चीज जो ना के बराबर डिसॉल्व हो रही है। सही। फिर आ जाइए बेटा क्रिस्टलाइजेशन पर। तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन दो अलग अलग तरह की होती है। अगर हम इसे क्रिस्टलाइज करें अबव 62 डिग्री सेल्सियस पर तो ये पेंटाहाइड्रेटेड बनाता है, और बिलो 62 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइज करें तो डेकाहाइड्रेट। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब देखो, क्रिस्टलाइजेशन का अमल कैसे होता है, पहले जरा क्रिस्टलाइजेशन को समझो तो कैसे हो रहा है ये खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बीकर में मैंने पानी लिया, इसमें मैंने XYZ को सॉल्ट डिसॉल्व किया, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसके पानी को
एवापोरेट किया, आहिस्ता आहिस्ता पानी एवापोरेट कर रहा हूं। जब आधा पानी एवापोरेट हो गया तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब देखो, जो मैंने एक्सेस में इसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व किया था, एवापोरेशन की वजह से वो सॉल्ट पानी के साथ उड़ता नहीं है, सिर्फ पानी उड़ जाता है, वो सॉल्ट पीछे ही रह जाता है। अब वो सॉल्ट आपके पास बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में या छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है। तो इस अमल को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं यही कुछ काम कर रहा हूं बोरेक्स को पानी में डालकर। फर्क क्या कर रहा हूं, जब मेरे पास ठंडा करने का वक्त आ रहा है, तो अगर मैं ठंडा बिलो 62 डिग्री सेल्सियस पे करूंगा तो डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, यानी कि Na2B4O7.10H2O। और अगर मैं इसको अबव 62 लाइक 70 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके क्रिस्टलाइज करूं तो ये मेरे पास Na2B4O7.5H2O बना देगा। अच्छा, कोई मुझे वजह बता सकता है कि बिलो पर ज्यादा वाटर क्यों लग रहा है और अबव पर कम क्यों? सर अबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी। बिल्कुल, जवाब किसी हद तक करीब तो आए लेकिन एग्जैक्ट नहीं हुआ। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर पे बेटा वाटर का जो सस्टेन करना होता है वो कम हो जाता है ना। वाटर जितने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वाटर का एवापोरेशन पॉइंट बढ़ता जाएगा, एवापोरेशन बढ़ती जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर 62 से ज्यादा होगा तो कम वाटर क्रिस्टलाइज होगा, यानी कि कम वाटर इसके साथ चिपकेगा। जब उससे ठंडा होगा तो वो ज्यादा वाटर चिपकने के चांसेस होंगे। ये है सारी बात। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, अब बोरॉन की अगर हम बात करें, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बोरेक्स की, सॉरी, अगर बोरेक्स का ट्रीटमेंट विद एनी स्ट्रॉन्ग एसिड करा दें, जैसे Na2B4O7, इसका ट्रीटमेंट मैंने HCl के साथ कराया तो ये बनाएगा सोडियम का सॉल्ट, Na, और Na इधर से मिला और क्लोरीन इधर से मिलेगा, NaCl बना देगा, और साथ में H3BO3 भी बनाएगा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ना में बैलेंसिंग की कोई जरूरत है। तो हमें बस ये याद रखना है कि बोरेक्स जो है वो सोडियम सॉल्ट और बोरिक एसिड बनाता है जब इसे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से अगर बोरेक्स को मैं अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करूं तो ये हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड बनाता है और बोरॉन ऑक्साइड बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसकी? बोरेक्स की। इज दैट क्लियर? कोई सवाल या कंफ्यूजन? अच्छा, बोरॉन से ना एक आखिरी बात यहाँ पे सुन लीजिए। बोरॉन बीट टेस्ट करवाया जाता है बोरेक्स नाम के केमिकल से। अब बोरॉन बीट टेस्ट जो है ना वो आपके कोर्स में नहीं है, फेडरल के कोर्स में है। असल में बोरॉन बीट टेस्ट होता क्या है? बोरॉन बीट टेस्ट एक खास तरह का टेस्ट होता है बेटा, जो आपके पास एलिमेंट्स को पहचानने के काम आता है। बस इतना याद रखिएगा, बीट टेस्ट एक टेस्ट है जो एलिमेंट्स वगैरह को पहचानने के काम आता है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा नो कोई सर। ठीक है। अच्छा,
बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी बेटा? सर। ओके। अच्छा जी बेटा, अब आगे देखिए। अच्छा, अगली चीज हमारे पास क्या है? अगली चीज हमारे पास है बेटा बोरिक एसिड। तो बोरेक्स के बाद जो अगला कंपाउंड है वो हमारे पास बोरिक एसिड है। और बोरिक एसिड हमारे पास अलग अलग टाइप्स के हैं। और इसमें एक होता है H3BO3 जिसे हम ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। एक होता है H2B4O7 जिसे हम टेट्राबोरिक एसिड कहते हैं। एक पायरोबोरिक एसिड होता है जो H6B4O9 होता है। एक मेटाबोरिक एसिड होता है HBO2। सबसे जो कॉमन फॉर्म होती है बोरिक एसिड की, जो हमें तफसीलन थोड़ी पढ़नी भी है, वो है ऑर्थोबोरिक एसिड की, H3BO3। इसे याद रखिएगा। और अभी हम देखते हैं इसके बारे में भी चीजें पढ़ते हैं। तो बोरॉन का एक कंपाउंड बोरिक एसिड जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये लीजिए बोरिक एसिड आपके सामने। क्या होता है भाई बोरिक एसिड? बोरिक एसिड बेटा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका टच जो है वो सोपी है। सिंपल। मतलब जैसे थोड़ा चिकनाहट जैसा इसका टच है, लेकिन चिकनाहट तेल वाली नहीं, सोप वाली। अच्छा, हॉट वाटर में ये भी सॉल्युबल होता है, और कोल्ड वाटर में या तो स्पेरिंगली होता है या नहीं होता, जैसा बोरेक्स में था। अच्छा, ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड कौन सा एसिड होता है बेटा? देखो, HCl एक H पॉजिटिव दे रहा है, H2SO4 दो H पॉजिटिव दे रहे हैं, HPO4 H3PO4 तीन H पॉजिटिव दे रहे हैं। मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, यानी वो एसिड जो एक H पॉजिटिव देता हो फॉर एसिडिक रिएक्शंस, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड। वीक है, वीक से मुराद ये है कि अगर मैं इसको पानी में ऐड करूं तो इसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो बहुत कम होगी। यानी कि अगर मैंने मतलब मिनिमम आयोनाइजेशन होगी, बहुत कम आइंस फॉर्म होंगे, इसलिए इसको वीक एसिड कह रहे हैं। अगर बोरिक एसिड को हीट किया जाए, तो बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट होता है, जिसके नतीजे में आपके पास टेट्राबोरिक एसिड बनता है। और टेट्राबोरिक बोरिक एसिड को अगेन हम हीट कर, नहीं, पहले मेटाबोरिक एसिड बनता है, सॉरी। फिर मेटाबोरिक एसिड को हम हीट करते हैं तो अगेन उसमें से वाटर एवापोरेट होता है। जब मेटाबोरिक एसिड से आपको मजीद हीट करते हो तो आपके टेट्राबोरिक एसिड बनता है। और फाइनली जब टेट्राबोरिक एसिड को हीट करते हो तो आपके पास बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसको आप इस तरीके से, जो अभी हमने पीछे एक चार्ट बनाया, यानी इफेक्ट ऑफ हीट को अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक एरो बना लो। कैसे? ऑर्थो से मेटा और फिर टेट्रा। ठीक है। ऑर्थो मेटा टेट्रा का जो ये एरो है, ये हीट इफेक्ट है, सिंपल है। फॉर्मूला अब आपको याद करना पड़ेगा, ऑर्थो मेटा एंड देन टेट्रा। सही। अच्छा जी, एक चीज और, ये एसिड तो है लेकिन मिथाइल ऑरेंज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। व्हाट इज मिथाइल ऑरेंज? बेटा मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है।
आपने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े हैं जैसे कि लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। इन इंडिकेटर्स का काम होता है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इनका काम ये होता है। तो मिथाइल ऑरेंज भी यही कुछ काम करता है। ये एसिडिक, मतलब मिथाइल ऑरेंज का वैसे कलर होता है ऑरेंज, लेकिन अगर हम इसे किसी बेस में डालते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है, और अगर हम इसे किसी एसिड में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। अब अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को बोरिक एसिड में डालूंगा तो उसके ऊपर उसका कलर चेंज नहीं होता। ये बात लिखिए आप, मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज नहीं होता एसिड में डालने पर। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एसिड नहीं है, एसिड है, क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब लिटमस पेपर का भी आपको पता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर का भी सिलसिला कुछ इसी तरह से। अच्छा, अब ये पार्शियली न्यूट्रलाइज होता है कॉस्टिक सोडा या सोडा एश से, क्योंकि बेटा ये एसिड तो हम है, लेकिन इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हद से भी ज्यादा वीक है। मतलब आप अगर समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि मतलब एसिड के नाम पे धब्बा है ये। तो इससे इसकी जो न्यूट्रलाइजेशन होती है ना किसी भी बेस के साथ, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, वो भी पार्शियल होती है, जैसे कॉस्टिक सोडा या सोडा एश। ठीक है, आपके कोर्स में मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ता है, पूरे कोर्स की अगर मैं बात करूं, सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, वाहिद बोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हद से भी ज्यादा वीक एसिड है और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन देता है किसी भी बेस के साथ। तो ये एक है, तो इसको आसान रखना, याद रखना आसान है। ठीक है, कोई सवाल? नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। बोरिक एसिड के बारे में बात हो गई, अब आते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम की ओर्स के नाम बुक से एक मर्तबा देख लीजिएगा, और बुक में मुझे याद नहीं है, एक पेज नंबर पे ना इसके कुछ कलर्स लिखे हुए हैं इसके ओर के, जैसे रूबी का कलर, सेफायर का कलर। तो वो कलर्स याद कर लीजिएगा सिर्फ, कि रूबी का कलर क्या होता है, सेफायर का कलर क्या होता है। कलर देख लीजिएगा, याद ना भी करें तो कम से कम एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ और मुझे भी याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आप वहां से देख कर एक मरतबा इसको कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ऊपर। अब इंटर वाला हिसाब तो है नहीं कि मैं पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपको डिटेल में समझाऊंगा, ऑलरेडी आप लोग इंटर में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ा तो बता देना, मैं उसकी लेक्चर वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा, तो वो इंटर के लिहाज से वो उस तरीके से पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपसे एप्टीट्यूड में वो बताने के लिए नहीं कहेंगे। जो की पॉइंट्स है ना हर पॉइंट, हर टॉपिक के जहां से एमसीक्यूज निकल सकते हैं, वो हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि 3 स्टेप में एल्यूमिनियम की प्यूरिफिकेशन हो रही है। अच्छा, कौन सी और? बॉक्साइट और Al2O3.NH2O, इसकी प्यूरिफिकेशन 3 स्टेप प्यूरिफिकेशन है। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ओर के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। दूसरे नंबर पर आ जाइए तो एल्यूमिना, जो अच्छा, इस सफाई के बाद हमें हासिल होता है यहाँ से एक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं एल्यूमिना। फिर उस एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम निकालते हैं हम, तो उस एल्यूमिना की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, और फिर उस इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो एल्यूमिनियम हमें हासिल होगा वो इम्प्योर होता है, तकरीबन 96% तक प्योर होता है। फिर उसकी दोबारा से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं तो वो 99% तक प्योर हो जाता है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस रूट है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं इसके प्रोसेस में। पहले ओर की प्यूरिफिकेशन है, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाना है, और फिर एल्यूमिनियम को मजीद प्यूरिफाई करना है। सिंपल। अब जो पहला स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर का, उसके अंदर 3 मेथड्स आते हैं, हॉल्स प्रोसेस, बायर्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस। तीनों प्रोसेस अलग अलग इंप्योरिटीज के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा,
इंटर में आपसे इस तरह से सवालात आ जाते हैं कि आपसे वो ये कह देते हैं सवाल में कि मेरे पास ये वाला इंप्योरिटी का कंटेंट ज्यादा है, एल्यूमिनियम की ओर है और उसमें ये वाली इंप्योरिटी ज्यादा है। अब आप पूरा प्रोसेस लिख लीजिए, मतलब प्यूरिफिकेशन भी कीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस भी कीजिए, फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कीजिए। तो अब आपको इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे पास आयरन ऑक्साइड चीफ इंप्योरिटी है, तो यू हैव टू सिलेक्ट बायस प्रोसेस। अगर उन्होंने कहा SiO2 मेरे पास जो है वो ज्यादा मतलब चीफ इंप्योरिटी है SiO2, तो आप यूज करेंगे सरपेक्स प्रोसेस। और अगर कहेंगे भाई दोनों इंप्योरिटीज बराबर मिकदार में है, तो आप उस वक्त यूज करेंगे बेटा हॉल्स प्रोसेस। अब ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से MCQ होगा अगर इस टॉपिक से बनाने आया जाए कि मतलब कौन सा प्रोसेस किस इंप्योरिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये जरूर इसको जहन नशीन कर लीजिएगा। अब हम बारी बारी प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस कौन सा किस तरीके से हो रहा है। तो ये हॉल्स प्रोसेस है बेटा हमारे पास। हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है भाई, दोनों इंप्योरिटीज बराबर मिकदार में होती हैं। इसमें हम ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। देन उस सोडियम एल्यूमिनेट को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं बेटा। वाटर में डिसॉल्व करने पे सोडियम एल्यूमिनेट में से बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। फिर इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं तो ये Al2O3 बनता है, इसे हम कहते हैं एल्यूमिना। अच्छा, अब यहाँ एक कंफ्यूजन है सर, वो बॉक्साइड जो थी, सर बॉक्साइड का फॉर्मूला भी तो यही था ना Al2O3, तो आपने इतनी मेहनत करके क्या किया, आपने तो यही हासिल किया Al2O3। बेटा असल में मैंने इतनी मेहनत की है, इसके साथ जो इम्प्योरिटीज थी ना बॉक्साइड के साथ, वो मैंने हटा दी है। इतनी मेहनत मैंने इम्प्योरिटीज हटाने के लिए की है, एल्यूमिना तो मुझे अल्टीमेटली वैसे ही हासिल हो गया। क्लियर है सारी बात? बेटा सारी बात क्लियर है? जी सर। तो ये हमारे पास आ गया हॉल्स प्रोसेस। अच्छा जी, चलिए हॉल्स प्रोसेस के बाद अगला क्या है? अगला मेरे पास बायर्स प्रोसेस है। अच्छा, बायर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस तकरीबन एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा फर्क है इनमें। बायर में, हॉल में दोनों तरह की इंप्योरिटीज बराबर होती हैं, बायर में Fe2O3 ज्यादा होता है। Fe2O3 ज्यादा होने का मतलब यह है कि सिलिका भी होगा, बट सिलिका कम मिकदार में होगा। अच्छा, हॉल में आपने Na2CO3 यूज किया था, बायर में आपको NaOH यूज करना होता है पहले स्टेप में। बाकी दोनों स्टेप बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हॉल में थे, सिंपल है, ठीक है। यानी कि रिएजेंट का फर्क है, हॉल में Na2CO3, बायर में NaOH। ये जो रिएजेंट डिफरेंस है इससे भी रिलेटेड MCQs बन सकते हैं। आगे चल रहा हूं, सरपेक्स प्रोसेस पर आ जाइए बेटा। तो सरपेक्स प्रोसेस के अंदर आपके पास SiO2 जो है वो मेन इंप्योरिटी होती है। इसमें हम ओर के साथ कार्बन और नाइट्रोजन को मिलाते हैं, तो नतीजे में एल्यूमिनियम जो ओर के अंदर होता है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड नाम का एक कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये दरअसल SO के साथ रिएक्ट करता है और इसमें ऐसा ही अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। हम बेसिकली यहाँ पर ये काम करते हैं। अब ये जो प्यूरिफाइड सिलिकॉन होता है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस इंडस्ट्री के लिए। वैसे तो एल्यूमिनियम बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए सिलिकॉन बेकार है, उसके किस काम का, लेकिन यकीन करो उसके बहुत काम की चीज है ये। क्योंकि जितने पैसों में वो एल्यूमिनियम बेचती है ना वो कंपनी, जितने पैसों में बेटा वो कंपनी एल्यूमिनियम बेचती है, उतने ही पैसों में वो सिलिकॉन भी बेच रही होती है। मतलब ये कोई मतलब धोखाधड़ी नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, सिलिकॉन की कीमत इतनी ही है, तो वो सिलिकॉन बेच रही होती है, इसलिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है इसे वाटर से ट्रीट कराया जाता है और वो
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, फिर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हिट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं, तो ये हमारे पास Al2O3 बन जाता है। सही है। कोई सवाल बेटा इसमें? बेटा कोई सवाल? सर से पहले वाला जो वो है प्रोसेस को दिखाएगा। क्यों बेटा, खैरियत? स्क्रीनशॉट लेना है? हम्म। मैं पीडीएफ भेज दूंगा अभी क्लास के बाद फौरी। ठीक है। ठीक। इसकी पीडीएफ्स मैं मुझसे हर क्लास के बाद याद से ना ले लिया करना। तो अभी तक जितना मैंने अभी मैं ये इसको बना रहा हूँ, मैंने अभी इसको कंप्लीट बनाया नहीं है, मैं इसको बना रहा हूँ। चैप्टर 4 पूरा इसी पे ही बनाऊंगा, लेकिन हर क्लास के बाद तुम लोगों को भेजता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है,